आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो कि कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका लाइफ साइकिल 3 से 5 साल के बीच होता है। ऐसे प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं दोस्तों कार, बाइक, वॉशिंग मशीन, कूलर। दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि असल में कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस कैसे बेची जाती है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेल्स पर लिखी एक बेहतरीन बुक की समरी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, जिसे लिखा है दोस्तों जो जिराड ने। और इस बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र शीर्षक के द्वारा। इस बुक को किसी आकर्षक उपाधि वाले या फिर बहुत सारी डिग्रियों वाले किसी एक्सपर्ट व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि आपके और हमारे जैसे कामकाजी सेल्समैन ने लिखा है जो हर दिन ग्राहक के सामने खड़े होकर के बेचता है। इस किताब के लेखक एक कार सेल्समैन थे। उन्होंने 1963 में कार बेचना शुरू किया था और पहले ही साल में उन्होंने 267 कारें बेची और देखते ही देखते सिर्फ 3 सालों के अंदर वो 1966 में दुनिया के नंबर 1 रिटेल कार और ट्रक सेल्समैन बन गए और इसके बाद से वह लगातार दुनिया के नंबर 1 सेल्समैन बने रहे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बेचने का एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो काफ़ी हद तक ऐसी ज़मीन पर खेती करने के समान था जहां पर फसल हर समय उगती रहती थी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे सामान बेचकर न केवल आप अपने कस्टमर से पैसा बल्कि आप उनकी दोस्ती को भी पा सकते हैं। अगर आप दुनिया के महान सेल्समैन के सेलिंग सिस्टम को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो समरी को लास्ट तक देखना होगा। इससे पहले कि आप इस वीडियो समरी की भावनाओं के अंदर खो जाएं, जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी बेहतरीन बुक्स की समरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस बुक को आसानी से डिटेल में समझने के लिए हमने इस बुक को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। दोस्तों, इस बुक के पहले हिस्से में हम बात करेंगे दोस्तों प्री सेलिंग टिप्स के बारे में। इस हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे अपने पास आप अधिक से अधिक कस्टमर्स को लेकर के आ सकते हैं। जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो आपके सेल्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस बुक के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे दोस्तों ड्यूरिंग सेल्स टिप्स के बारे में। जब आप और आपका कस्टमर आमने सामने होता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप उसको सामान बेच पाए। और इस बुक के तीसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। जब आप अपने कस्टमर को कोई सामान बेच देते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आप उस कस्टमर को अपना रेगुलर कस्टमर बना पाए और न केवल वह खुद आपसे सामान खरीदे बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी आपसे सामान खरीदने के लिए रेफर करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के पहले हिस्से के बारे में। इस बुक के पहले हिस्से में ऑथर ने हमारे साथ 12 ऐसे सिंपल सेल्स लेसन शेयर किए हैं जिनका यूज करके हम ढेर सारे कस्टमर्स को अपने बिजनेस की ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, कोई भी पैदाइशी सेल्समैन नहीं होता। बहुत से सेल्समैन के मुंह से आपने ये सुना होगा कि वो पैदाइशी सेल्समैन थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप पैदाइशी सेल्समैन नहीं हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सेल्समैन बन सकता है। लोगों को उत्पाद और सेवाएं बेचना एक कला है। अगर आप कुछ सिद्धांतों और नियमों को सीख करके उन्हें अपने सेल्स प्रोफेशन में उपयोग करते हैं तो आप भी जो जिराड की तरह एक बेहतरीन सेल्समैन बन सकते हैं। इस बुक के अंदर ऑथर ने हमारे साथ उन्हीं सिद्धांतों और नियमों को शेयर किया है जिसकी वजह से वे दुनिया के महानतम सेल्समैन बन पाए। लेसन नंबर 2, आप किसी बेवकूफ़ को नहीं बेच सकते, आप सिर्फ किसी इंसान को ही कुछ बेच सकते हैं। जो जिराड कहते हैं कि बहुत से सेल्समैन अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ या फिर पागल समझते हैं, क्योंकि दिन भर वे ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो उनका टाइम ख़राब करने के लिए आते हैं और कुछ कस्टमर तो बस इसीलिए शो पर आ जाते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता और वे बिना कुछ लिए ही वहां से चले जाते हैं। इसीलिए बहुत से सेल्समैन
अपने ग्राहकों को पागल या फिर बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अपने ग्राहकों के बारे में ऐसे सोचना बहुत बुरा तरीका है, क्योंकि कस्टमर भी हमारे जैसे ही होते हैं। ऑथर कहते हैं कि कार खरीदने वाले मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत करके पैसा कमाया है और आपसे सामान लेने के बाद वे उस पैसे को किसी और दूसरी चीज़ पर खर्च नहीं कर पाएंगे। याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब कोई ग्राहक टीवी, फ्रिज या फिर कार लेने के लिए आपके शोरूम में आता है तो वह थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, क्योंकि लोग सेल्समैन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने ग्राहकों से ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए वे आपसे कहते हैं कि वो बस देखने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके अंदर डर और अविश्वास भरा होता है। कई बार आपको ऐसे भी कस्टमर्स मिले होंगे जो 100-200 रुपये का बयाना आपको दे करके गए होंगे, लेकिन वे कभी लौट करके नहीं आए। इसलिए बहुत से सेल्समैन कई बार अपने पोटेंशियल कस्टमर को पागल या फिर बेवकूफ़ कह देते हैं, जो आपका टाइम खराब करेगा, टाल मटोल करेगा, लेकिन बिना कुछ लिए ही वहाँ से चला जाएगा। लेकिन हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम केवल एक इंसान को सामान बेच सकते हैं, किसी बेवकूफ़ को नहीं। रक्तहीन युद्ध को कैसे जीतें? ऑथर जो जिराड कहते हैं कि हम अपने कामकाजी जीवन में हर दिन जो करते हैं वह एक तरह का युद्ध होता है, क्योंकि हमारे पोटेंशियल कस्टमर हमें अपना दुश्मन समझते हुए हमारी शॉप या फिर शोरूम में आते हैं। वे सोचते हैं कि सेल्समैन उनसे पैसे ऐंठना चाहता है और हम एज ए सेल्समैन सोचते हैं कि वो हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। इस तरह से हम एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर इस सिचुएशन को यहीं पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दूसरे को अपना दुश्मन समझेंगे और एक दूसरे से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से सामान बेचने से आप दोनों इस युद्ध में हार जाएंगे। इसकी बजाय आपको एक सेल्समैन के तौर पर यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस वजह से परेशान है, और उसके साथ बातचीत करके उसकी परेशानी के बारे में पता लगा करके न केवल आप इस युद्ध को जीत सकते हैं बल्कि अपने और अपने कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन भी बना सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सामान बेचते हैं तो आप दोनों को लाभ होता है, क्योंकि कस्टमर को वह प्रोडक्ट मिल जाता है जिसके लिए वह आया था और आपको वह कमीशन मिल जाता है जो आप चाहते हैं। कस्टमर को महसूस करवाएं कि उसने जो पैसा और समय खर्च किया है उसके बदले में उसे कहीं ज़्यादा वैल्यू मिली है और इस युद्ध में उसकी जीत हुई है। आपके शोरूम या फिर दुकान में आते समय ग्राहक चाहे जो भी हो, लेकिन बाहर जाते समय ग्राहक खुद को बेवकूफ़ न समझे और वह आपको अपना दोस्त समझे। यह एज ए सेल्समैन आपकी जिम्मेवारी होती है। अच्छी सेल्स वही होती है जहां पर कस्टमर उस चीज़ के साथ बाहर जाता है जिसके लिए वह अंदर आया था। जो जिराड कहते हैं कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए बिना तनख्वाह वाला एम्प्लॉय होता है जो आपके लिए 24 घंटे फ्री में काम करता है। लेसन नंबर 3, जिराड का 250 का नियम। यह नियम हमें बताता है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 250 लोगों को जानता है जो उसके लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वह उनको शादी, विवाह, अपने बच्चों के जन्मदिन या फिर अपने किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर बुलाता है। इस नियम के अनुसार ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी ग्राहक के साथ मिसबिहेव करते हैं या फिर उसे नाराज करते हैं तो आप कम से कम 250 अन्य लोगों के बीच बदनाम होने का जोखिम उठाते हैं, जिनकी जेब में पैसा होता है और जो आपको अपने पैसे का कुछ हिस्सा दे सकते हैं। अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो लंबे समय में यह नियम आपके बिजनेस को बर्बाद करके रख देगा। उसी तरह से वाइस वर्सा, जब आप किसी कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं, उससे खुश करके अपनी दुकान या फिर शोरूम से बाहर भेजते हैं, तो आप 250 संभावित ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिनसे वह सेटिस्फाइड कस्टमर मिलने वाला है। लेसन नंबर 4, आप जितने ज़्यादा कस्टमर्स से बात करेंगे आपकी सेल्स उतनी ही बढ़ेगी। ये बहुत सिंपल सा रूल है दोस्तों, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी। अगर आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर नए हैं तो आप अपनी कंपनी के कस्टमर्स का पुराना डाटा यूज करके क्लाइंट से बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप
टेलीफोन डायरेक्टरी का यूज करके लोगों से बात कर सकते हैं, जैसा कि इस बुक के ऑथर जो जिरार्ड ने किया था। जब उन्होंने पहली बार कार बेचना शुरू किया तो उन्होंने कस्टमर्स के आने का इंतजार करने की बजाय खुद कस्टमर्स को अपने पास बुलाने के तरीके ढूंढे, जिससे कस्टमर उनके नाम से उन्हें ढूंढते हुए आते थे। इसकी शुरुआत उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज नंबरों से की, क्योंकि उनके पास कोई प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं थी और न ही किसी कस्टमर का कोई डाटा अवेलेबल था। तो उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी को ही अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लिया और वहीं से शुरुआत की। लेसन नंबर 5, गॉसिप क्लब का हिस्सा न बनना। यहाँ पर ऑथर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी कंपनी या फिर शोरूम में बनी गॉसिप क्लब की हिस्सेदारी को छोड़ देना चाहिए। हर एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों का समूह होता है, जहाँ पर सभी सेल्समैन मिल करके बातचीत करने में अपना बहुमूल्य समय खराब करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि आप चाहे किसी के लिए भी काम करते हो या चाहे आप कुछ भी बेचते हो, ये आपका बिजनेस है और आप इसे जितना बेहतर बनाते हैं आपके ग्राहक उतने ज़्यादा बनते हैं। जितना समय आप गॉसिप्स करने में गुजारते हैं उतने समय की कीमत आपको पैसों में चुकानी पड़ती है। सच्चाई यही है कि आप दोस्तों के साथ समय गुजार करके या फिर हंसी मजाक करके पैसा नहीं बना सकते। इसीलिए आज से ही गॉसिप क्लब से धीरे धीरे बाहर निकलने का निर्णय लीजिए और नए कस्टमर्स को ढूंढने के लिए कॉलिंग करना, डायरेक्ट मेल भेजना अभी से शुरू कीजिए। कोई भी उपाय तभी कारगर होता है जब उसे बार बार किया जाए। हो सकता है कि ऐसा करने से आपको शुरुआत में कोई परिणाम न मिले, लेकिन ऐसा करने से क्लाइंट मिलने की संभावना पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। लेसन नंबर 6, जब आप हैरी अंकल को सामान बेच देते हैं तो आप क्या करते हैं। ऑथर कहते हैं कि कोई भी बिजनेस ज्वाइन करने के बाद कोई भी सेल्समैन 2 या 3 सेल्स आसानी से कर लेता है, लेकिन कैसे। पहला तो वह उस प्रोडक्ट को खुद खरीदता है, फिर वह उस प्रोडक्ट को अपने सास ससुर और रिश्तेदारों को बेचता है, और तीसरा प्रोडक्ट वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बेचता है। लेकिन असली सेल्समैन की शुरुआत जब होती है जब वह अपने सारे रिश्तेदारों व दोस्तों को सामान बेच चुका होता है। उनमें से अधिकतर लोग केवल उसकी मदद करने के लिए सामान खरीदते हैं, लेकिन जब सारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खत्म हो जाती है तब आप क्या करते हैं। जो जिरार्ड कहते हैं कि असली सेल्समैन की पहचान 2 या 3 सेल्स के बाद ही होती है। इसके बाद जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है तब आप अपरिचित लोगों को अपना प्रोडक्ट लेने के लिए अप्रोच करते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहले वे लोग आते हैं जिनसे आप खुद सामान खरीदते हैं। इसमें आपका दूध वाला, सब्जी वाला, किराने वाला, कपड़े वाला इत्यादि सभी लोग आते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी जैसे इनके प्रोडक्ट की ज़रूरत आपको है। लेसन नंबर 7, फ़ोन पर कैसे बेचें। बहुत बार जब कोई सेल्समैन जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो उनको कंपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट देती है जिसमें उनके फ़ोन नंबर होते हैं। ऐसे में न तो सेल्समैन उन प्रोस्पेक्ट को जानता है और ना ही वो प्रोस्पेक्ट उस सेल्समैन को जानते हैं। ऐसे में जब कोई सेल्समैन किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन लोगों के पास कॉल करता है तो 99% लोग सेल्समैन से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। इससे पहले कि सेल्समैन उन्हें अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में बताए, वे फ़ोन को कट कर देते हैं। यहाँ पर ऑथर जो जिरार्ड कहते हैं कि अगर आप किसी भी इंसान को फ़ोन पर कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ की आवश्यकता होगी, और वो है रेफरल। बिना रेफरल के कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेगा। अगर आपके पास रेफरल है तो 1 मिनट के लिए वह आपकी बात ज़रूर सुनेगा। जो जिरार्ड जो कि इस किताब के लेखक हैं, वो अपना खुद का तरीका हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसका उपयोग करके उन्होंने सैकड़ों अनजान लोगों को कारें बेची थी, और इसी तरीके का उपयोग करके आप भी अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आसानी से बेच सकते हैं। जो जिरार्ड कहते हैं कि जब भी उन्हें प्रोस्पेक्ट की लिस्ट या फिर किसी व्यक्ति का नंबर मिलता है तो आमतौर पर वह उस व्यक्ति को दोपहर के समय फ़ोन करते हैं, जिस समय घर में सिर्फ उसकी पत्नी या फिर बच्चे होते हैं। और जब उस व्यक्ति की मिसेज जिसको उन्होंने फ़ोन किया है वह फ़ोन उठाती है तो जो जिरार्ड कहते हैं जिस महिला को वो जानते नहीं हैं
जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं वो कहते हैं कि मैं जो जिराड बोल रहा हूँ, कार सेल्समैन, और मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, और आपने कार का जो ऑर्डर हमें दिया था वह कार पूरी तरह से तैयार है, आप लेने के लिए कब आ रहे हैं। तो वो महिला जब इस बात को सुनती है तो वह चकरा जाती है। वह कहती है कि हमने तो किसी भी कार के लिए ऑर्डर नहीं दिया था। तो जो जिराड अपने पास से किसी भी व्यक्ति का नाम ले करके कहते हैं क्या यह उनका घर है, तो वह महिला कहती है कि नहीं, मेरे पति का नाम तो मिस्टर एक्स है। तो वे कहते हैं अच्छा सॉरी, हमने गलती से आपके पास कॉल कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो जिराड उस महिला को फ़ोन नहीं रखने देते और बातों ही बातों में उससे पूछ लेती हैं कि क्या आप कोई नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप कोई नई कार खरीदना चाहते हैं। ऐसे में वह महिला कह सकती है कि नहीं, हमें किसी नई कार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पति इन सब चीज़ों का डिसीजन लेते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब जो जिराड को वह चीज़ मिलनी शुरू होती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, और फिर लेखक उस महिला से उसके पति का नाम, फ़ोन नंबर और उससे जुड़ी सभी डिटेल्स पूछते हैं, जैसे वो क्या काम करते हैं, वे कब फ्री होते हैं, उनको कॉल कब करना चाहिए, और सभी चीज़ों को वो अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। अब उनको वह चीज़ मिल गई है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उसके बाद वह उस महिला के पति को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर एक्स, आपकी मिसेज से मेरी बात हुई थी और मैं कार सेल्समैन हूँ, क्या आप कोई नई कार खरीदना चाहते हैं, क्या आप किसी नई कार को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अब उस व्यक्ति को अपनी पत्नी का रेफरेंस मिल गया है तो वह लेखक से बात जरूर करेगा। ऐसे में वह व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, अभी उसे नई कार की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में ऑथर उससे पूछते हैं कि अच्छा, वह नई कार खरीदने के बारे में कब सोच रहा है। ऐसे में वह व्यक्ति कह सकता है कि शायद 6 महीने या फिर 1 साल बाद। तो ऐसे में जो जिराड उस व्यक्ति से मिली सभी डिटेल्स को फाइल में लिख लेते हैं, जैसे उसका नाम, फ़ोन नंबर, उसका काम, वह कार कब खरीदना चाहता है, वह किस समय फ्री होता है, और फिर वह इन सभी डिटेल्स को संभाल करके रख लेता है। और 6 महीने के बाद वह उस व्यक्ति को फिर से कॉल करता है। ऐसे में जो व्यक्ति कहीं और कार खरीदने के लिए जाने वाला था वह सबसे पहले उससे कार खरीदने के लिए आता है। इस तरीके से आपको भी फ़ोन पर बात करनी है, लेकिन यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपको क्लाइंट को धोखा नहीं देना है, बल्कि अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को उन तक पहुँचाना है। जिस तरह से आपको एक कस्टमर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक कस्टमर को अच्छे सेल्समैन की ज़रूरत होती है जो उनका बेहतर सेवाएं दे सकें। अगर आप कंपनियों के लिए कंप्यूटर बेचते हैं तो आप कंपनी की रिसेप्शनिस्ट से पता लगा सकते हैं कि उनके पास कितने कंप्यूटर हैं, वे कितने पुराने हैं, उन्हें कितनी बार मरम्मत की ज़रूरत होती है, वे किस प्रकार के हैं, कौन सी कंपनी के हैं, कंपनी उन्हें खरीदती है या फिर लीज पर लेती है। चाहे आप कुछ भी बेचते हो, अगर आप हर दिन इस तरह से कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो आपके पास धीरे धीरे प्रोस्पेक्ट की झड़ी लग जाएगी। लेसन नंबर 8, अपनी खुद की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। कई बार कई सेल्समैन फ़ोन कॉल करने के बाद अपने कस्टमर से जुड़ी सभी जानकारी लिखना भूल जाते हैं या फिर लिखते ही नहीं। जो जिराड कहते हैं कि आपका दिमाग कितना ही तेज क्यों न हो, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से जुड़ी हर चीज़ की जानकारी डायरी में नोट करनी चाहिए, जैसे उसका नाम, वह क्या काम करता है, उसके पास कौन सी कार है, वह कितनी पुरानी है, उसका जन्मदिन कब का है, वह किस समय फ्री होता है, उसने कब कार लेने के बारे में कहा था। जितनी डिटेल्स आप पा सकते हैं उस क्लाइंट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स पाने की कोशिश करें और उन सभी को अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें। हर दिन 10 नए प्रोस्पेक्ट से बात करें और उनसे जुड़ी जानकारी अपनी डायरी में नोट कर लें। इस तरह से कुछ ही समय में आपके पास खुद की प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप हर दिन उसे बढ़ाते जाएंगे। लेसन नंबर 9, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कांटेक्ट करने का दूसरा बेहतरीन तरीका है दोस्तों लेटर राइटिंग। जो जिराड कहते हैं कि वह अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हर एक व्यक्ति को हर महीने यानी कि 1 साल में 12 लेटर भेजते हैं,
जिससे हर घर में महीने में एक बार जो जिराड का जिक्र होता है और साल में 12 बार। इस तरह से उनके नाम से उनके प्रोस्पेक्ट के घर में हर कोई परिचित होता है और जब उन्हें किसी नई कार की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो जिराड का नाम ही आता है। इसी तरह से आप भी अपने प्रोस्पेक्ट को हर महीने एक डाक भेज सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ सेल्समैन कह सकते हैं कि डाक भेजना हमारे लिए महंगा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह उस कमीशन से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता जो आपको उससे सेल्स करने पर प्राप्त होने वाला है। अपने लेटर को हमेशा छोटा और सिंपल रखें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रोस्पेक्ट को लगे कि आप उसे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिराड कहते हैं कि वो लेटर में सबसे पहले प्रोस्पेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद वे लिखते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपका दिन शुभ हो। और सबसे नीचे जो जिराड कार सेल्समैन और उसके बाद अपनी कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल। बस आपको अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह से लेटर लिखना है जिससे प्रोस्पेक्ट को लगे कि आप वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। आपका मकसद किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं, बल्कि उन्हें यह याद दिलाना है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। अब जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को डाक भेज दिया है तो सिर्फ डाक भेजना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उनसे उस डाक को पढ़वाना भी होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को हर दिन बहुत सारे डाक मिलते हैं। ऐसे में उनमें से बहुत से लोग डाक पढ़ने की बजाय उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। यहाँ पर एक सेल्समैन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वे कैसे अपने प्रोस्पेक्ट से डाक को पढ़वाएं। इसके लिए जो जिराड कहते हैं कि डाक भेजते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लिफाफे के बाहर कोई भी पर्सनल संदेश न लिखें। दूसरा, लेटर को हमेशा सिंपल और शॉर्ट रखें, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है। तीसरा, लेटर में कुछ भी बेचने की कोशिश न करें। चौथा, आपका काम है उनको याद दिलाना कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। इस तरह से आप उन्हें लेटर भेजेंगे तो उनके उस लेटर को पढ़ने के चांसेस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेसन नंबर 10, यह सुनिश्चित करें कि हर कोई जानता है कि आप क्या बेचते हैं। बहुत से सेल्समैन ऐसे होते हैं जो अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़ करके यह नहीं बताते कि वे क्या बेचते हैं या फिर वे क्या काम करते हैं। जो जिराड कहते हैं कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को कार, फ्रिज, मशीन एक्सेट्रा आप जो भी बेचते हैं उसकी ज़रूरत हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने साथ में बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स रखिए। जो भी आपसे मिलने आए या फिर जिससे भी आप मिले उसको अपना विजिटिंग कार्ड जरूर दीजिए। जिराड के 250 के नियम को हमेशा याद रखिए। लोग हमेशा उन लोगों के बारे में बात करना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, और वे आपको तभी जानेंगे जब आपका विजिटिंग कार्ड उनकी जेब में होगा। लेसन नंबर 10, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बर्ड डॉग्स यानी कि सहयोगियों को नियुक्त करें। जो जिराड 250 के नियम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप किसी को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं तो आप उसके जरिए 250 लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास आपका कार्ड है और वह यह भी जानता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह लोगों को आपके और आपके बिजनेस के बारे में बताए। यहाँ पर जो जिराड कहते हैं कि जब भी वह किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस कार्ड देता था तो वह उससे कहता था कि जब भी कोई कस्टमर उसके कहने पर उससे कार खरीदेगा, इसके बदले में वे उसको $50 देंगे। इस प्रकार से बहुत से लोग $50 कमाने के लिए आपके बारे में लोगों से बात करना जरूर पसंद करेंगे। इसी तरह से आप भी जब किसी को अपना बिजनेस कार्ड दें तो उन्हें यह भी बताएं कि अगर वे आपके पास कोई कस्टमर भेजते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा। आप उन्हें फ्री गिफ्ट, लंच, डिनर या फिर कुछ पैसे दे करके मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह से आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके लिए काम करेगा और आपके पास हर समय सेल्स आती रहेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आपने उस व्यक्ति को विजिटिंग कार्ड देते समय जो देने का वादा किया है आप उसे जरूर पूरा करें। लेसन नंबर 11, हाउ टू डबल यूर सेल्स। अपनी सेल्स को डबल कैसे करें। जो जिराड कहते हैं कि अगर आप अपनी सेल्स को 2 गुना करना चाहते हैं तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला,
अपने पास आने वाले ग्राहकों की संख्या को 2 गुना बढ़ा करके। अगर आप हर दिन अपने पास 2 गुना ग्राहकों को बुलाने में सफल होते हैं तो आप पहले से 2 गुना सामान बेच पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नॉर्मली 50% ग्राहकों को इस सामान बेच पाते हैं और हर दिन आपके पास 2 ग्राहक आते हैं तो आप एक दिन में 1 सेल्स करते हैं। अगर आप उन तरीकों का उपयोग करते हैं जो कि इस वीडियो में पहले बताए गए हैं, जैसे कि कोल्ड कॉलिंग करना, डाक भेजना, बर्ड डॉग्स नियुक्त करना, विजिटिंग कार्ड देना इत्यादि, इन सभी तरीकों का उपयोग करके अगर आप अपने पास 4 ग्राहकों को ले आए और आपने केवल 2 ग्राहकों को ही सामान बेचा तो आपने अपनी सेल्स को 2 गुना कर लिया। ये एक सिंपल सा मैथ है दोस्तों, इसके लिए आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने पास आने वाले ग्राहकों की संख्या को बढ़ा करके अपनी सेल्स को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना आप चाहे उतने गुना बढ़ा सकते हैं। अपनी सेल्स को डबल करने का दूसरा तरीका है दोस्तों, अपने सेल्स कन्वर्जन रेशियो को बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 10 कस्टमर आते हैं और आप उनमें से केवल आधे यानी कि 50% लोगों को ये सामान बेच पाते हैं तो आप अधिक लोगों को सामान बेच करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप 10 लोगों में से 8 लोगों को सामान बेच पाने में सफल हुए तो आप आसानी से अपनी सेल्स को बिना नए कस्टमर्स के भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्स मेथड और सेल्स प्रिंसिपल्स को सीखना होगा, जो कि इस वीडियो को देख करके आप अभी सीख रहे हैं। लेसन नंबर 12, क्रॉस सेलिंग मेथड। इस मेथड में जब कोई सेल्समैन किसी कस्टमर को सामान नहीं बेच पाता तो वह उस ग्राहक को अपने शोरूम या फिर दुकान में काम करने वाले किसी दूसरे सेल्समैन के पास भेज देता है। अधिकांश केसेस में वह दूसरा सेल्समैन उस ग्राहक को सामान बेच देता है। इसी मेथड का उपयोग आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। आप अपने सहयोगी सेल्समैन जो किसी ग्राहक को सामान बेचने में सफल नहीं हुए, उनसे उनका कस्टमर ले सकते हैं। इसके बदले में आप उन्हें थोड़ा कमीशन दे सकते हैं, क्योंकि फ्री में कोई भी अपना कस्टमर आपको नहीं देना चाहेगा। अगर आप इस टेक्निक का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी डीलरशिप के दूसरे सेल्समैन्स की बेचने की विधियों और तकनीकों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि दूसरे सेल्समैन ने जिस तरह से उस कस्टमर को बेचने की कोशिश की थी, अगर आप भी उसी तरह से बेचना चाहेंगे तो आप उसको सामान नहीं बेच पाएंगे। आपको उनको अलग तरीके से बेचने की कोशिश करनी होगी। इस तरह से भी आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के दूसरे हिस्से के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि जब आपका कस्टमर आपसे सामान लेने के लिए आपकी दुकान या फिर शोरूम के अंदर आ गया है, तब आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आप उसको सामान बेच पाएं। इस समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसे दिखना होगा जैसे कि आप उन्हीं में से एक हैं। जब भी हम नॉर्मली लोगों से पूछते हैं कि वो एक सेल्समैन का वर्णन करें, उसके बारे में बताएं, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि एक कार सेल्समैन एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर सूट पहने होगा और वह महंगे जूते और सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए होगा और उसने टाई लगाई होगी। और मैक्सिमम लोग एक सेल्समैन के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और इसके बाद वे सोचते हैं कि यह आदमी उनको सामान बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला है, क्योंकि उसको उसका लाइफस्टाइल जो मेंटेन करना है। यहाँ पर ऑथर हमें कहते हैं कि जब भी आप किसी कस्टमर से मिले तो आपको ज़्यादा महंगे सूट और लग्जरी आइटम्स नहीं पहनने चाहिए, बल्कि आपको वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए जिस तरह के कपड़े आपके कस्टमर्स पहनते हैं, ताकि वे आपको अपने जैसा ही समझे। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपको साफ सुथरे आयरन किए हुए कपड़े तो पहनने चाहिए, लेकिन वे इतने महंगे न हो कि उनको खरीदने के लिए आपको किसी का खून चूसना पड़े या फिर उनको चूना लगाना पड़े। जब एक सेल्समैन नॉर्मल कपड़े पहनता है तो कस्टमर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, वो आपको अपने जैसा ही समझता है। और इसके साथ ही जब भी आप किसी कस्टमर से मिले तो आपको अपने ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें किसी भी धार्मिक तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। आपके ऑफिस में आपके सेल्स अवार्ड और प्रशंसा पत्र रखना एक अच्छा विचार है। इससे कस्टमर का आप पर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि वह समझता है कि आपको ये प्रशंसा पत्र और अवार्ड्स अपने ग्राहकों को सेटिस्फाइड करने के कारण ही मिले हैं। अपने ग्राहकों को आपके प्रति आभारी बनाइए। जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए,
आपको उसको चाय, पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछना चाहिए। अगर उसके साथ उसके बच्चे और वाइफ है तो बच्चों के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि टॉफी, गुब्बारे, कैंडी एक्सेट्रा। जो चिराग कहते हैं कि कई बार कोई आदमी उसके शोरूम में आकर के नीचे बैठ करके कार को देखने लगता है, तो वो भी उस समय ऐसा ही करते हैं। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा करते देखकर क्लाइंट कई बार जो चिराग को देख करके हंसने लगता है। इन सभी तरीकों से आप अपने और क्लाइंट के बीच में झिझक को ख़त्म कर सकते हैं और एक दूसरे के बीच कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अपने ऑफिस को जितना हो सके उतना सिंपल और साफ रखें। ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो आपके क्लाइंट का ध्यान भटकाए। जब आप अपने क्लाइंट को थोड़ा रिलैक्स फील करवाते हैं, उसका डर दूर करते हैं, तो वे आपको अपना समय देने के लिए आभारी समझेंगे। और जिस पल भी ऐसा होता है तो आप जीतना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का आभार नहीं रखना चाहता। इसीलिए वो भी आपसे कार खरीद करके आपको आभारी महसूस करवाना चाहेंगे। खुशबू यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस को बेचिए। सेल्स के एक महान गुरु ने एक बार कहा था, जीतने के लिए हमें व्यंजन को उसकी मज़ेदार खुशबू से ही बेचना चाहिए। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचते हो, उसमें कोई ना कोई विशेष बात जरूर होगी जिसे कस्टमर महसूस करना चाहेगा। जो चिराग कहते हैं कि कार के मामले में कार को छूना, उसमें बैठना और उसका मालिक बनना कस्टमर के लिए अच्छा अनुभव है। और एक कार के बारे में जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है उसकी खुशबू। इसीलिए अपने ग्राहकों को उस अनुभव को फील करने के लिए मजबूर कीजिए। अगर आप एसी या फिर कूलर बेचते हैं तो आप उसे चला करके उसकी ठंडी हवा को अपने कस्टमर को महसूस करने दीजिए। अगर आप और कुछ बेचते हैं जैसे कि कार या फिर बाइक, तो टेस्ट ड्राइव दे करके आप अपने कस्टमर को बेहतर महसूस करवा सकते हैं। आप चाहे कुछ भी बेचते हों, आपको बस ये सोचना है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ है जो आपको रोमांचित करती है और जो आपके कस्टमर को भी रोमांचित कर सकती है, और फिर आपको अपने कस्टमर को भी उसी रोमांच को अनुभव करवाना होगा। ऐसा करने से उसके मन में उस चीज़ का मालिक बनने की भावना उत्पन्न होती है, जो उसे उस चीज़ को खरीदने के लिए मोटिवेट करती है। अपने ग्राहकों की जासूसी और गुप्तचरी करना। अब आपका क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में आपको उसे सवाल पूछने चाहिए और यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्राहक जो चाहता है क्या वो सचमुच उसके साथ खुश रहेगा। क्या ग्राहक उसका खर्चा उठा सकता है या फिर उसे लोन की ज़रूरत होगी। उसकी फैमिली इनकम, एरिया, जॉब, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उससे जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी ऐसे ग्राहक को बड़ी कार बेच देते हैं जिसके पास उस कार को खड़ी करने की सुविधा नहीं है, तो जब भी वह परेशान होगा उसे आपकी याद आएगी और वह अपने इस एक्सपीरियंस को चिराग के 250 के नियम के अनुसार 250 लोगों को बताएगा। इसीलिए आपको अपने कस्टमर से रिलेटेड सभी आवश्यक बातें, जैसे कि उसकी नीड, उसकी इनकम, उसकी क्रेडिट रेटिंग, क्या उसका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है और उसकी किस्त कितनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। कई बार सेल्समैन बिना उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को जाने उसका लोन करवा करके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेच देते हैं, जिसकी वजह से उसको कई वर्षों तक टाइट मंथली बजट बनाना पड़ता है और पैसों की तंगी को झेलना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि इन सब बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको उस कस्टमर को सिर्फ एक बार सामान नहीं बेचना है, बल्कि उसी कस्टमर को बार बार, इनफैक्ट उसके बच्चों और उसके भी बच्चों को आपको सामान बेचना है। इसीलिए सावधानी से काम कीजिए। सेल्स क्लोजिंग कैसे करें? सेल्स को क्लोज करना एक आर्ट है। अगर आप बहुत जल्दी ग्राहकों को सामान बेचने की कोशिश करते हैं तो वह वहां से जा सकता है। इसीलिए सेल्स क्लोज करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपने अपनी गुप्तचरी का काम पूरा कर लिया है। जब आप जानते हैं कि ग्राहक क्या चाहता है और आप उसे वह दे सकते हैं, और जब आप यह भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप क्लाइंट को सामान बेचने वाले होते हैं तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने की बजाय यह कह सकते हैं कि आप इसे ओके कर दीजिए और फिर पेन और पेपर उसे पकड़ा दें, और इसके बाद आप कस्टमर से बयाने के रूप में 1000 या फिर 500 रुपये मांग सकते हैं, जो भी ऑर्डर के हिसाब से सही हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे कि बयाने की राशि इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर को कोई फर्क न पड़े।
सौदा पक्का करने के लिए आप उसे ही उत्पाद दे सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप उसे ही उस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। जो जिराड कहते हैं कि कई बार जब ग्राहक बाद में आकर के कार ले जाने को कहता था तो वह बिना किसी कागजी कार्रवाई के कार उसे ही दे देते थे ताकि वह किसी और से कार न खरीद सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आपने उस कस्टमर की पूरी जासूसी कर ली है और वह पूरी तरह से विश्वास करने लायक है। अगर आप कारों के अलावा कोई और दूसरी चीज़ बेचते हैं तो ऑन द स्पॉट डिलीवरी आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। और फिर हमारे साथ एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि वो एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो टीवी सेटों की सर्विसिंग और सेल्स करते हैं। वह स्पॉट डिलीवरी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते थे। मान लीजिए अगर आप उस व्यक्ति को फ़ोन करके कहते हैं कि आपका टीवी ख़राब हो चुका है तो वह आपसे पूछेगा कि इसमें क्या गड़बड़ है। तो आप उसे बताएंगे कि इसकी तस्वीरें धुंधली हैं और मुश्किल से दिखाई देती हैं। तब वह दोबारा आपसे यह पूछेगा कि आपका टीवी कितना पुराना है और इसका मॉडल कौन सा है। फिर वह आपसे कहेगा कि वह पुराना टीवी सेट उठाने के लिए तुरंत आ रहा है और साथ में एक नया टीवी सेट ला रहा है ताकि पुराने टीवी की मरम्मत के समय आप उस नए टीवी को देख सकें। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप उस नए टीवी को रख लेंगे, क्योंकि पुराने टीवी को ठीक होने में 10 से 15 दिन लगेंगे और इतने दिनों में आपका परिवार उस नए टीवी की स्क्रीन का दीवाना हो जाएगा। आप इस बात की शर्त लगा सकते हैं कि आगे चल करके वह टीवी उधार का नहीं रहेगा बल्कि आप उसे ले लेंगे, क्योंकि कोई भी नई टीवी स्क्रीन के बाद पुराने टीवी को देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले वह शॉप ओनर उस व्यक्ति की जासूसी कर लेता है और इसके बाद आप उन जादुई शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो हर कस्टमर सुनना चाहता है। और वे जादुई शब्द हैं, मैं आपके बताए भाव से कम पर आपको सामान दे सकता हूं। ऑथर कहते हैं कि हर सेल्समैन ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन पाना चाहता है, लेकिन आप उसे सस्ता प्रोडक्ट दे करके कम कमीशन कमा सकते हैं। आखिर किसी चीज़ का छोटा टुकड़ा सुनने के बड़े टुकड़े से बेहतर होता है। आप एक व्यक्ति से 100 रुपये कमाने की बजाय 5 व्यक्तियों से 20-20 रुपये कमा सकते हैं। इससे आपको 5 सेटिस्फाइड कस्टमर मिलेंगे जो जिराड के 250 के नियम के अनुसार अन्य 250 लोगों के पास जा करके आपके बारे में बताएंगे कि उन्होंने कितनी कम कीमत पर आपसे सामान खरीदा है। और इससे फिर आपके पास नए कस्टमर आएंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हर एक कस्टमर को कोई भी नहीं बेच सकता। सेल्स बिजनेस से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और इस वीडियो में बताए गए तरीकों का उपयोग करना है और आप लगातार सेल्स करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस बुक के तीसरे हिस्से के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। जब आप अपने कस्टमर को कोई सामान बेच देते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आप उस कस्टमर को अपना रेगुलर कस्टमर बना पाए। जो जिराड कहते हैं कि किसी भी सेल को करने के बाद सबसे पहले आपको उस कस्टमर की फाइल तैयार करनी चाहिए। उसमें उससे जुड़ी सभी जानकारी और उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में भी लिखना चाहिए जो उसने अभी खरीदी है। इसके बाद आप उस कस्टमर को धन्यवाद पत्र भेज सकते हैं जो ग्राहक को बताता है कि वो कितने खुश हैं उसको उसकी मनचाही चीज़ बेच करके। और इसी समय आप उसे ये भी बता सकते हैं कि अगर वह आपके पास कोई नया ग्राहक भेजता है तो इसके बदले में आप उसे क्या देंगे। जो जिराड हर ग्राहक को $50 भेजते थे जो उसके पास नया कस्टमर भेजता था। जब ग्राहक आपसे सामान ले करके चला जाता है तो आप आफ्टर सेल सर्विस दे करके उसका विश्वास जीत सकते हैं। अपने कस्टमर के साथ समय समय पर बात करते रहें, उससे पूछते रहिए कि जो प्रोडक्ट आपने उसको बेचा था वो सही चल रहा है या फिर नहीं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेल्स के बाद भी रिलेशनशिप बनाए रखने से आप उनकी दोस्ती को जीत सकते हैं। अब जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपको लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, टीम बनानी चाहिए। अपनी सेल्स प्रोसेस के स्टेप्स को निर्धारित कीजिए, फिर अपनी टीम को बनाइए। इससे आपको टाइम भी मिलेगा और आपके साथ काम करने वाले लोगों को रोजगार भी, और आप केवल सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर फोकस कर पाएंगे। जो जिराड कहते हैं कि अब वे केवल कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हैं, बाकी के सभी काम जैसे कि फाइल बनाना, कोल्ड कॉलिंग करना, डाक भेजना, धन्यवाद पत्र भेजना,
आदि कामों को करने के लिए उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया है। थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए और लोगों से काम करवाइए और उनके साथ मिल करके दुनिया के बेहतरीन सेल्समैन बनने की जर्नी पर निकल जाइए। थोड़ा सा खुद खाइए और थोड़ा सा दूसरों को भी खिलाइए। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस अमेजिंग बुक्स के लेसन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको जो भी फॉर्मूले और टिप्स बताई गई हैं, अगर आप उनका रियल लाइफ में उपयोग करते हैं तो आप भी एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बन सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।